हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखा गया, इस सफर पर आज एक नजर डालते हैं। ये समझना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, खासकर राज्य स्तरीय परीक्षाओं और यूपीएसआई जैसे एग्जाम्स में ये सवाल आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये इतिहास लिखने की जो परंपरा है ये कोई बहुत पुरानी नहीं है। मतलब ज्यादातर 19वीं और 20वीं सदी में ही इसकी शुरुआत हुई। सही कहा। और इस पर बाहरी असर भी रहा, जैसे आप देखें यूरोप के विद्वानों का काम, और साथ ही भारत में जो बौद्धिक और राष्ट्रवादी चेतना जाग रही थी उसका भी असर था। ये बाहरी प्रभाव वाली बात अहम है। सुना है पहला व्याकरण भी किसी बाहरी विद्वान ने लिखा? जी हाँ, एक डच विद्वान थे जोशुआ केटलर। उन्होंने हिंदी का पहला व्याकरण लिखने की कोशिश की। तो शुरुआत एक तरह से बाहर से हुई। ये काफी रोचक है। तो फिर साहित्य का इतिहास लिखने का पहला ठीक-ठाक प्रयास किसने किया? ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। देखिए, जो पहला प्रयास माना जाता है वो एक फ्रेंच विद्वान का था, गार्सन द तासी। गार्सन द तासी। हाँ, उनकी किताब थी हिस्toire de la littérature andouille हिंदुस्तानी। 1839 में छपी थी फ्रेंच भाषा में। अच्छा। ये एक शुरुआत तो थी, पर इसमें वो पश्चिमी नजरिए वाली बात थी, और ये काफी हद तक उस समय की जो प्रशासनिक जरूरतें थीं या मिशनरी जरूरतें, उनसे प्रभावित लगती है। मतलब विशुद्ध साहित्यिक विश्लेषण कम था। तो ये बाहरी प्रयास था। फिर किसी भारतीय विद्वान की तरफ से इस दिशा में पहला कदम कब और किसने उठाया, ये जानना जरूरी है। हाँ, वो एक बहुत अहम मोड़ था। 1883 में आए शिव सिंह सेंगर। उन्होंने लिखी शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। इसे किसी भारतीय द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी साहित्यिक धरोहर को, अपनी विरासत को अपने नजरिए से समझने और दर्ज करने की एक शुरुआती पर बहुत जरूरी कोशिश थी। तो शिव सिंह सेंगर ने भारतीय दृष्टिकोण से शुरुआत की, लेकिन फिर एक और महत्वपूर्ण यूरोपीय नाम भी आता है, जॉर्ज ग्रियर्सन का। उनका क्या योगदान रहा? बिल्कुल, जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1889 में आई, वो भी बहुत अहम है। अच्छा। ग्रियर्सन ने पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम यानी समय के हिसाब से व्यवस्थित किया। मतलब टाइमलाइन के हिसाब से? हाँ, टाइमलाइन के हिसाब से। ये एक बड़ा कदम था। इसने आगे के इतिहासकारों के लिए एक ढांचा तैयार कर दिया, एक तरह का स्टैंडर्ड सेट हो गया। और फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका काम तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मील का पत्थर माना जाता है। क्यों, ऐसा क्या खास था उनके काम में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आया। ये वाकई दिशा बदलने वाला काम था। देखिए, उन्होंने सिर्फ कवियों और रचनाओं की लिस्ट नहीं बनाई। अच्छा। नहीं, उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियों का, ट्रेंड्स का विश्लेषण किया। उन्हें उस समय के समाज, राजनीति और संस्कृति से जोड़ा। ये दिखाया कि साहित्य हवा में पैदा नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। वो समाज की सोच, समाज की परिस्थितियों का प्रतिबिंब होता है। जैसे उन्होंने समझाया कि भक्ति आंदोलन सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि उस समय की जो सामाजिक उथल-पुथल थी, लोगों की जो मनोदशा थी, उसका भी नतीजा था। उनका ये कार्यकारण संबंध देखने का नजरिया, उनका विश्लेषण का तरीका और उनका काल विभाजन, ये आज भी अध्ययन का मुख्य आधार हैं। ये समझना कि साहित्य समाज का आईना है, ये बहुत गहरी बात है। तो शुक्ल जी का काल विभाजन क्या था, ये परीक्षाओं के लिहाज से बहुत अहम है। इसको जरा ठीक से समझ लेते हैं। हाँ, ये बिंदु परीक्षाओं के लिए खास तौर पर जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर 4 कालों में बांटा। 4 काल, ठीक है। पहला, आदिकाल, जिसे उन्होंने वीरगाथा काल कहा। समय लगभग संवत 1050 से 1375 तक। उनका मानना था कि इस दौर में वीर रस की रचनाएं ज्यादा थी। वीरगाथा काल। ठीक। दूसरा, पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा। संवत 1375 से 1700 तक। ये तो खैर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग, हाँ। तीसरा, उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा। संवत 1700 से 1900 तक। इस समय काव्य के लक्षण, अलंकार, नियम, इन पर लिखने का चलन था। रीति परंपरा। जी। और चौथा, आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा। संवत 1900 से अब तक, क्योंकि इस दौर में गद्य का विकास प्रमुखता से हुआ। ये 4 काल और इनके नाम, इनको याद रखना बहुत फायदेमंद रहेगा। तो शुक्ल जी का यह ढांचा काफी व्यवस्थित लगता है। आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, गद्य काल। लेकिन क्या बात के सभी विद्वान उनके इस काल विभाजन और खासकर जो नाम उन्होंने दिए, जैसे वीरगाथा काल, क्या सब उनसे सहमत थे? नहीं, यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। शुक्ल जी का ढांचा प्रभावशाली जरूर रहा, बहुत सॉलिड था, लेकिन सभी उनसे सहमत नहीं थे। खासकर पहले काल को लेकर, यानी आदिकाल। आदिकाल के नाम पर? हाँ, उसके नामकरण को लेकर काफी मतभेद रहे। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सिर्फ वीर गाथाएं ही नहीं थीं, और भी बहुत कुछ था।
इसलिए इसे सिर्फ आदिकाल कहना ज्यादा ठीक है। अच्छा। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा, मतलब वो समय जब साहित्य के बीज बोए जा रहे थे। बीज वपन काल, ये भी एक नजरिया है। बिल्कुल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया, जो उस युग की सामाजिक और धार्मिक शक्तियों पर जोर देता है। और गियर्सन ने तो इसे पहले ही चारणकाल कहा था। हाँ, ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था। तो आप देखिए, एक ही कालखंड को कितने अलग अलग नामों से पुकारा गया। ये मतभेद दिखाते हैं कि इतिहास को देखने और उसकी व्याख्या करने के कई नजरिए हो सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की ये परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई। इसमें बाहरी विद्वानों का भी हाथ रहा और भारतीय विद्वानों का भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काम केंद्रीय है, इसमें कोई शक नहीं, पर दूसरे विद्वानों के नजरिए को समझना भी इस पूरी तस्वीर को पूरा करता है। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न ये उभरता है कि किसी साहित्यिक काल का नामकरण कितना मायने रखता है। क्या ये सिर्फ एक लेबल है, या उस नाम से ही हम उस पूरे दौर को एक खास चश्मे से देखने? आज हम हिंदी साहित्य के बिल्कुल शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं। हाँ, जिसे आदिकाल या फिर वीर गाथा काल भी कहते हैं। सही। समय इसका मतलब संवत 1050 से 1375 तक का। जी। और नाम भी अलग अलग दिए गए, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा आदिकाल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा। हाँ, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था, काफी राजनीतिक उथल पुथल थी, युद्ध बहुत होते थे। तो जाहिर है इसका असर उस वक्त के साहित्य पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल। वीरों की गाथाएं मिलती हैं, थोड़ी आध्यात्मिक खोज भी दिखती है, और सबसे खास हिंदी का एकदम शुरुआती रूप नजर आता है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक सवाल हमेशा रहता है, परीक्षाओं में भी खूब आता है कि हिंदी का पहला कवि किसे माना जाए। हाँ, इस पर तो शायद एक राय नहीं है विद्वानों की। नहीं, बिल्कुल नहीं है, काफी अलग अलग मत हैं इस पर। तो कौन कौन से मुख्य नाम हैं जिन पर चर्चा होती है? देखिए, कई नाम हैं, जैसे राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंदी जैसे विद्वान, वो मानते हैं सरहपा को। सरहपा, हाँ, सिद्ध कवि थे वो। जी। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का नाम आता है, वो स्वयंभू को मानते हैं। स्वयंभू तो अपभ्रंश के बहुत बड़े कवि थे। अच्छा, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है शायद। हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, वो शालिभद्र सूरी को मानते हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड नाम के कवि का जिक्र किया है। इतने सारे नाम और भी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी राजा मुंज का नाम लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुर रहमान को मानते थे, जिनकी रचना है संदेश रासक। और शुक्ल जी के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से चंद्र बरदाई पहले कवि हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो जैसा महाकाव्य लिखा। तो देखिए कितने अलग अलग विचार हैं। समझ गया, काफी मतभेद हैं। अच्छा, तो ये तो वही पहले कवि की बात। अब अगर हम उस पूरे दौर के साहित्य को देखें तो उसकी मुख्य बातें क्या थीं? मतलब किस तरह की रचनाएं ज्यादा मिलती हैं? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, कुछ खास बातें हैं जो इस दौर के साहित्य में साफ दिखती हैं। जैसे? पहली बात तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। ज्यादातर कवि दरबारी थे, तो अपने राजा की, अपने आश्रयदाता की तारीफ करना, उनकी वीरता उदारता बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये आम था। उस माहौल में शायद जरूरी भी रहा होगा। बिल्कुल। दूसरी बात, युद्धों का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है। लड़ाइयों का आंखों देखा हाल जैसा चित्रण, हालांकि उसमें कल्पना भी खूब मिली होते थे। अच्छा। तीसरा, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। या तो जबरदस्त वीरता का वर्णन मिलेगा या फिर प्रेम और सौंदर्य का, और कई बार ये श्रृंगार भी युद्धों से ही जुड़ा होता था। हाँ, ये तो रासो काव्यों में दिखता है। जी। चौथी बात, ऐतिहासिकता के साथ कल्पना का मिश्रण। मतलब पात्र तो शायद ऐतिहासिक होते थे, पर घटनाओं में, कहानियों में कल्पना का खूब इस्तेमाल होता था। और प्रामाणिकता का क्या? सुना है इस पर भी सवाल उठते हैं। हाँ, ये पांचवी बात है, प्रामाणिकता में संदेह। बहुत से ग्रंथों में बाद में इतना कुछ जोड़ा गया कि उनका मूल रूप क्या था ये कहना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। छठी बात, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। कवियों की जो वफादारी थी वो अपने छोटे से राज्य या राजा तक ही थी। पूरे देश या राष्ट्र वाली भावना उस समय नहीं दिखती। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और सातवीं, भाषा का प्रयोग। डिंगल और पिंगल शैलियों का इस्तेमाल होता था। डिंगल थोड़ी वीर रस वाली राजस्थानी मिलीवी भाषा थी, थोड़ी कर्कश, और पिंगल ब्रज भाषा से प्रभावित थोड़ी मीठी भाषा थी। डिंगल और पिंगल, ये नाम भी याद रखने वाले हैं। अच्छा, तो परीक्षा के लिहाज से कुछ खास कवियों और उनकी रचनाओं के नाम बताएंगे जो जरूर याद रखने चाहिए? हाँ बिल्कुल, जैसे चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, इसे हिंदी का पहला महाकाव्य भी मानते हैं। फिर नरपति नाल्ह की बीसल देव रासो, ये श्रृंगार पर ज्यादा केंद्रित है। बीसल देव रासो, हाँ। जगनिक की परमाल रासो, इसे आलाखंड के नाम से ज्यादा जाना जाता है, आज भी लोक में खूब गाया जाता है। आलाखंड, बिल्कुल।
फिर विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और खासकर पदावली जो मैथिली में है, अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, सरहपा का दोहा कोश, स्वयंभू का पौमचर्यू, अब्दुल रहमान का संदेश रासक और शालीभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास, ये कुछ बहुत खास नाम और रचनाएं हैं। ये लिस्ट तो काफी उपयोगी है। इन कवियों और रचनाओं के अलावा कोई और खास बात या व्यक्ति जो इस काल से जुड़े हों? हाँ, जैसे अमीर खुसरो का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें खड़ी बोली हिंदी में लिखने का श्रेय दिया जाता है और उनकी पहेलियां, मुकरियां वो तो आज तक मशहूर हैं। हाँ, खुसरो की पहेलियां तो बच्चे भी जानते हैं। बिल्कुल। फिर विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहते हैं, उनकी पदावली की वजह से वो संस्कृत, अपभ्रंश, मैथिली कई भाषाओं में लिखते थे। सरहपा का जिक्र जरूरी है, जो 84 सिद्धों में पहले माने जाते हैं। उनकी रचनाओं ने आगे चलकर रहस्यवादी कविता की नींव रखी। सिद्धों का भी अपना महत्व है। जी, और एक तथ्य ये भी याद रख सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी पहले विद्वान थे जिन्होंने अपभ्रंश भाषा के लिए पुरानी हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया था। अच्छा, पुरानी हिंदी शब्द गुलेरी जी ने दिया, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो ये थी आदिकाल या वीरगाथा काल की एक, कह सकते हैं, जरूरी झलक। हाँ, जिसमें वीरता है, श्रृंगार है, भाषा का बनता हुआ रूप है। और वो कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआती नींव रखी। ये सारी जानकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए काफी काम की है। निश्चित रूप से।